नमस्कार। आज हम सीधे एक बड़े ही दिलचस्प कानूनी मामले पर बात करते हैं। जी। केस का नाम है श्रीमती गरिमा और 5 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। हाँ, ये हाल का ही मामला लग रहा है। बिल्कुल। हमारे पास इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक ताज़ा आदेश है और इसमें एक सवाल काफी अहम है। क्या सवाल है? सवाल ये कि क्या एक सास अपनी बहू के खिलाफ घरेलू हिंसा कानून का इस्तेमाल कर सकती है? अच्छा, ये तो वाकई दिलचस्प है। आमतौर पर हम उल्टा सोचते हैं। हाँ, तो ये जानकारी है 4 अप्रैल 2025 के इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच के आदेश से, और आज की इस चर्चा का मकसद यही है। केस की तह तक जाएं। हाँ, इसकी बारीकियों को समझें और देखें कि अदालत ने घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 को कैसे समझाया, खासकर इस बात पर कि पीड़ित व्यक्ति आखिर कौन हो सकता है। बिल्कुल। तो शुरू कहाँ से हुआ ये मामला? मतलब हाई कोर्ट तक कैसे पहुंचा? हाँ, तो देखिए, मामला ये है कि बहू श्रीमती गरिमा और उनके 5 रिश्तेदार, उन्होंने निचली अदालत के एक आदेश को चुनौती दी थी। ओके। किस आदेश को? निचली अदालत ने उनको समन भेजा था। ये समन था सास श्रीमती सुधा मिश्रा की शिकायत पर। अच्छा, सास ने शिकायत की थी बहू और रिश्तेदारों के खिलाफ। जी हाँ, और शिकायत थी घरेलू हिंसा कानून 2005 की धारा 12 के तहत। तो सास की शिकायत में था क्या? मतलब आरोप क्या थे? सास का आरोप था कि बहू शादी के बाद से ही लगातार उनके बेटे पर, मतलब अपने पति पर, दबाव डाल रही थी। किस बात का दबाव? कि वो उनके साथ, मतलब बहू के मायके, रायबरेली जाकर रहें। ओके। और जब बेटे ने मना कर दिया तो बहू ने कथित तौर पर सास और बाकी परिवार को गालियां दी, धमकाया कि झूठे केस में फंसा देगी। ये तो गंभीर आरोप है। हाँ, और बात यही नहीं रुकी। आरोप ये भी है कि 30 जून 2024 को बहू अपने घर के कुछ सदस्यों के साथ आई और कुछ जेवर और नकदी वो जबरदस्ती ले गई। ओहो। तो सास ने कहा कि उन्हें लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। ठीक है, तो इसके जवाब में बहू और उनके रिश्तेदारों ने क्या कहा हाई कोर्ट में? हाँ, तो उनका पहला कहना तो ये था कि ये पूरी कार्यवाही ही गलत नियत से है, मतलब मैलाफाइड है। ओके, दुर्भावनापूर्ण। दूसरा कि ये तो बस एक, क्या कहते हैं, जवाबी हमला है, एक काउंटर ब्लास्ट। काउंटर ब्लास्ट क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि बहू ने तो पहले ही सास और उनके परिवार पर केस कर रखा है, एफआईआर दर्ज है। अच्छा, किस मामले में? दहेज एक्ट और आईपीसी की धाराओं में, जैसे 498A, 323 वगैरह। तो मतलब पहले से ही कानूनी लड़ाई चल रही थी। हाँ, और इतना ही नहीं, बहू ने गुजारा भत्ते का केस भी डाला हुआ है सीआरपीसी 125 के तहत, वो भी पेंडिंग है। समझ गया, काफी पेचीदा मामला है। बिल्कुल। लेकिन उनका सबसे बड़ा कानूनी तर्क, जो इस केस का क्रक्स है, वो ये था कि सास अपनी बहू के खिलाफ घरेलू हिंसा कानून के तहत केस कर ही नहीं सकती। हाँ, और यहीं पर हाईकोर्ट का विश्लेषण अहम हो जाता है। कोर्ट ने पहले तो निचली अदालत के समन जारी करने के आदेश को देखा। निचली अदालत को सास की शिकायत और सबूतों के आधार पर पहली नजर में, मतलब प्राइमा फेसी, केस बनता हुआ दिखा था। ठीक है। और हाईकोर्ट ने कहा कि बहू के जो तर्क हैं कि गलत नियत है या ये जवाबी कार्रवाई है, ये सब डिफेंस के पॉइंट्स हैं। मतलब इन पर ट्रायल के दौरान बहस हो सकती है, सबूत पेश किए जा सकते हैं, लेकिन समन जारी करने की स्टेज पर इन्हें नहीं देखा जाता आमतौर पर। अच्छा, तो फिर असली कानूनी सवाल पर आते हैं। हाँ। असली सवाल, क्या सास पीड़ित व्यक्ति हो सकती है इस कानून के तहत, और इस पर कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कानून की परिभाषाओं को देखा। धारा 2A कहती है पीड़ित व्यक्ति कोई भी महिला हो सकती है, शर्त यह है कि वो प्रतिवादी के साथ घरेलू संबंध में रही हो और घरेलू हिंसा का आरोप लगाए। और घरेलू संबंध धारा 2F में बताया गया है। इसका मतलब है दो लोगों के बीच का रिश्ता जो एक साझा घर में रहते हैं या रह चुके हैं। साझा घर मतलब शेयर्ड हाउस होल्ड। जी हाँ, धारा 2S। और ये रिश्ता खून का हो सकता है, शादी का या शादी जैसा, गोद लेने का, या फिर संयुक्त परिवार के सदस्य होने का। तो सास और बहू तो संयुक्त परिवार के सदस्य हुए। बिल्कुल, तो घरेलू संबंध के परिभाषा में तो आ गए। लेकिन एक पेच है ना, प्रतिवादी यानी जिस पर आरोप है, वो तो आमतौर पर पति या कोई पुरुष साथी होता है। हाँ, यही पर धारा 2Q और उसका परंतु आता है। धारा 2Q कहती है प्रतिवादी कोई वयस्क पुरुष होगा, लेकिन एक परंतुक है जो कहता है कि अगर पीड़ित पत्नी है या लिव इन पार्टनर है तो वो पति या पुरुष साथी के रिश्तेदारों के खिलाफ भी शिकायत कर सकती है। अच्छा, रिश्तेदारों के खिलाफ?
और उन रिश्तेदारों में महिलाएं भी शामिल हो सकती हैं, जैसे कि बहू। जी हाँ, कानून ये नहीं कहता कि रिश्तेदार सिर्फ पुरुष ही होंगे। तो इस मामले में पीड़ित सास है और प्रतिवादी बहू पति का रिश्तेदार हो सकती है उस परंतु के तहत। तो कोर्ट ने इन सब को जोड़कर देखा। हाँ, कोर्ट ने कहा कि अगर हम इन सब धाराओं पीड़ित व्यक्ति, घरेलू संबंध, साझा घर और प्रतिवादी वाली धारा के परंतु को एक साथ पढ़ें तो तस्वीर साफ होती है। क्या तस्वीर? कि कोई भी महिला, सास भी, अगर वो प्रतिवादी इस केस में बहू के साथ घरेलू संबंध में है, साझा घर में रहती है और घरेलू हिंसा का आरोप लगाती है तो वो पीड़ित व्यक्ति मानी जा सकती है और बहू प्रतिवादी बन सकती है। जी। कोर्ट ने ये भी जोर दिया कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 महिलाओं के फायदे के लिए बना कानून है। हाँ, ये तो है। तो इसकी व्याख्या उदार होनी चाहिए, लिबरल, संकीर्ण या नैरो नहीं। सास का बहू के साथ संयुक्त परिवार में रहना इन शर्तों को पूरा करता है। तो बहू पक्ष का वो बड़ा तर्क के सास केस फाइल ही नहीं कर सकती। वो कोर्ट ने खारिज कर दिया, कहा कि इस तर्क में कोई मेरिट नहीं है, मतलब ये बेबुनियाद है। तो अंत में फैसला क्या हुआ? हाई कोर्ट को निचली अदालत के समन जारी करने के आदेश में कोई कानूनी गलती नहीं मिली। मतलब बहू और उनके रिश्तेदारों की जो अर्जी थी धारा 442 सीआरपीसी अब बीएनएसएस के तहत उसे खारिज कर दिया गया। यानी निचली अदालत में घरेलू हिंसा का मामला अब चलता रहेगा। जी हाँ, मामला आगे बढ़ेगा। तो इस पूरी चर्चा से एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि घरेलू हिंसा कानून का दायरा काफी बड़ा है। हाँ, जितना शायद हम आमतौर पर सोचते हैं उससे ज्यादा। सिर्फ पत्नी ही नहीं, अगर वो शर्तें पूरी होती है, घरेलू रिश्ता, साझा घर, हिंसा के आरोप, तो एक सास भी अपनी बहू के खिलाफ इस कानून का सहारा ले सकती है। अदालत ने पीड़ित व्यक्ति को काफी व्यापक रूप से देखा है। बिल्कुल। और ये फैसला ये भी दिखाता है कि कानून कैसे समाज की जटिल सच्चाइयों, खासकर पारिवारिक रिश्तों के बदलते डायनामिक्स को एड्रेस करने की कोशिश करता है। सही बात है। कभी-कभी कानून उन सिचुएशंस पर भी लागू हो जाता है जिनके बारे में शायद बनाते समय सोचा भी ना गया हो। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि परिवारों के अंदर जो सुरक्षा देने वाले कानून हैं, उनकी हद कहाँ तक है और असल में वो सुरक्षा पाने का हक किसे है।